जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम सभी भाई बहन कहानी के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। वीडियो पूरा वॉच करिएगा। वीडियो वॉच करने से पहले आप फटाक से वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और रोक के क्या करिए, आप कॉपी ले लीजिए। कॉपी बोला बल्कि ये बुक निकालिए और मेरे साथ लग जाइए, ठीक है। भाई बहन कहानी का एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा। इस चैप्टर से आपके एमसीक्यू है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है या फिर लाइनिंग क्वेश्चन है, आप सब सकेंगे, ठीक है। तो इसको लिखा कौन है पहले देख लेते हैं। भाई बहन कहानी के जो लेखिका है वो कौन है, बंग महिला जी। बंग महिला जी कैसी दिखती थी, तो बंग महिला जी कुछ ऐसी दिखती थी। देख ले, स्क्रीन पे उतना खास नहीं आ रहा है लेकिन तभी भी देखने की कोशिश करिए। इतना देख लिए ना आप, चलिए। तो बंग महिला का पहले यानी बचपन का नाम क्या था, राजेंद्र बाला घोष। अब आप लोग सोच रहे हैं भाई ये तो लड़का का जैसा नाम है। हाँ, वैसा ही नाम थी लेकिन ये लड़की थी। बंग महिला नाम क्या थी, राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या थी, राजेंद्र बाला घोष। इनका जन्म कब हुआ था, 1882 में। थोड़ा सा लेखिका परिचय देख लेते हैं, इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी के ऊपर डिस्कशन होगा नॉर्मल। इन्हें बंग महिला बाद में इनका नाम रखा जाता है। कौन रखते हैं, तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि है ये भी। तो इन्होंने क्या किया, इनका नाम बाद में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने बंग महिला लिखा। और इनका जो कहानी है भाई बहन, वो 1908 ईस्वी में, कब, 1908 ईस्वी में बाल प्रभाकर के खंड 3 अंक 1 में प्रकाशित किए गए थे। और 1949 में इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। बाल प्रभाकर क्या एक न्यूज़पेपर का नाम है जिसमें ये कहानी आई थी। अब थोड़ा आप इमेजिन करिए, 1908 में लिखा गया, इस समय हम लोग क्या थे, अपने देश के, मतलब हम लोग का देश क्या था, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो ये कहानी उसी समय की होगी। और थोड़ा सा जब मैं अभी बताऊंगा तो समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और मेन स्टोरी पर आते हैं, ठीक है। मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आप इमेजिन करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं, आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। बाबू जय रामदास जी, नाटी इमली भरत का भरत मिलाप है, मतलब एक मेला का नाम है ये। आप इमेजिन करिए, मान लीजिए क्या है, मेला है। मेला का नाम क्या है, नाटी इमली का भरत मिलाप है, ठीक है। आपके वहां पे भी मेला लगता होगा। बाबू जय रामदास जी अपने दोनों लड़के और लड़की को लेकर मेला देखने जा रहे थे। आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि आपके पिताश्री है और आप है और आपका बहन है। आप दोनों को पिताजी जब बचपन थे तो आपको कहाँ पे ले जा रहे हैं, मेला देखने ले जा रहे हैं। तो बाबू जय रामदास जी अपने दोनों लड़के और लड़की और लड़के को लेकर मेला देखने जा रहे थे। दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो कुछ हो, और रंग खूब गोरा होने के कारण सब लोग उसे साहब कहकर पुकारते थे। अब साहब क्यों पुकारते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को उस समय हम लोग साहब बोलते थे, साहब या बाबू कह के संबोधित करते थे, इसलिए वो गोरा थे। अब ब्रिटिशर्स क्या थे, गोरा थे। और ये जो इसका बेटा है वो भी क्या है, बहुत ही गोरा है, इसी कारण लोग उसको क्या कहते थे, साहब कहकर पुकारते थे। साहब की उम्र कितनी थी, कोई 11 साल की थी, यानी बच्चा है, 11 साल की थी। और पर बहन की उम्र कोई 6-7 वर्ष की थी, यानी साहब का उम्र कितना था, 11 साल, और बहन का कितना था, 6-7 वर्ष। तो क्वेश्चन आपका नॉर्मल आता है कि साहब का उम्र कितना था, 11 साल, और बहन की उम्र कितनी, 6-7 साल। उसका नाम सुंदर देई था, बहन का नाम क्या था, सुंदर देई। जेठालाल देखे होंगे तारक मेहता, उसमें दया भाभी का भाई का नाम होता है सुंदर, लेकिन यहाँ पे बहन का नाम है सुंदर देई। तो ये भी याद रखिएगा। पर लोग प्यार से उसे सुंदरिया कहा करते थे। एक आने की पूंजी लेकर सुंदर मेला देखने चली थी, यानी पिताजी उनको पॉकेट मनी कितना दिया था सुंदर को, 1 आने। उसी के भरोसे जो चीज दिखती थी उसी पर टूट पड़ती थी। अब मतलब ये लोग मेला में एंट्री मार दिए। अब सामान दिख रहा है इन लोग को, तो इन लोग को दिख रहा है, जो चीज दिख रहा है उसी पर सुंदर टूट पड़ रही है, मैं ये लूंगी वो लूंगी, देखिए क्या है, टूट पड़ती थी। उसके इसी भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आती थी। जब सुंदर 10-12 चीज का नाम लेकर कहने लगी कि मैं यह मोल लूंगी वह मोल लूंगी, तब साहब ने कहा, वाह जी, तुम्हारे पास तो 3-4 पैसे कुल है, तुम इतनी चीज कैसे ले सकती हो, मेरे पास तो बहुत से पैसे है, मैं सब कुछ खरीद लूंगा, केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान, खटाई वगैरह। अब देखिए भाई बहन है, दोनों बच्चा है, तो ये लोग ऐसे ही मतलब आपस में बात कर रहे हैं, पिताजी आराम से सुन सुन के चल रहे हैं। तो आपको इतना समझ में आया, आगे देखिए क्या है। हाँ, सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ प्रभाव न पड़ा, क्योंकि सुंदर की मां प्राय उससे कहा करती थी, बेटी तुम भैया से छोटी हो ना, तो तुम्हें सब चीज में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। मां की यह बात सुंदर हमेशा ध्यान में रखती थी। लेकिन अभी का बहन लोग आप बोल के देखिए ना, हो गया घर में तो बस गया, तहलका मच जाएगा। अभी का नहीं, अभी बहुत भयानक भयानक चलता है, ठीक है। तो अभी का नहीं मानो तो 1908 की बात है, इसलिए शायद सुंदरिया मान गई। अभी का मान ले तो तब तो बात ही अलग हो जाए।
बहुत मुश्किल से मिलेगा वैसा। ठीक है बहन लोग, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कोई कोई मान जाती होगी। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि मैं 4 पैसे में ही क्या करूंगी, सब मोल ले सकती हूँ। मोल ले सकती है यानी खरीद सकती है। एक आने में कितने पैसे होते हैं, 4 पैसे। 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है। ठीक है, तो मैं 4 रुपए में ही सब मोल सकती हूँ। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा ना हो सका। जिसके हृदय में संतोष संतोष है, उसी ने सब कुछ भर पाया है। ये लाइन एकदम याद रखिएगा। जिसके अंदर पेशेंस है ना, वही कुछ करेगा, क्योंकि धीरे धीरे हमें चलना है। जिसके अंदर पेशेंस होगा ना, वही पूरा वीडियो को वॉच करेगा, समझे। और वॉच करेंगे तो पूरा आपका ये भाई बहन खत्म हो जाएगी। इसलिए शानदार तरीके से लगे रहिए। तो ये लाइन को आप सभी अपने जीवन में भी याद रखिए। हमेशा क्या करना है, पेशेंस रखना है। जिसके हृदय में संतोष है, उसी ने सब कुछ भर पाया। साहब को सब और मेरा कुछ नहीं, यह बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती थी। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानियों का काम है। यहाँ पे तो बोल दिया कि साहब को सब और उस मेरा कुछ नहीं, यह बात किसको दुख नहीं देती थी, सुंदरिया को दुख नहीं देती थी। लेकिन अभी का भाई बहन में ऐसा बोल के दिखाया ना घर में, तब तो हो गया गया टाटा फिश। आगे देखिए। हाँ, निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानियों का काम है। आपके पास जो है ना, आप उसी पे फोकस करिए। दूसरा के बारे में मत सोचिए। आपके पास जो है आप उतना में ही खुश रखिए। दूसरे के पास क्या है नहीं है उससे देख के जेलेसी ये सब करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इतना आपको समझ में आया? हाँ भैया समझ में तो आ गया। साहब सुंदर की मूर्खता के बातें पिता से कहने लगा। अब साहब बोला देखो ना पिताजी ये क्या बोल रही सुंदरिया, ऐसे तो कभी पूरा पिताजी को बोलने लगा। वह बेचारे साहब के मतलब को न समझकर बोले, हाँ बेटा पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त सब ले लेंगे। अब पिताजी को पता है कि दोनों बच्चे थोड़ा थोड़ा बात कर पढ़ने दो। तो लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह या स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की बहन को समझाने लगा। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज का नाम कहता हुआ कि 1 पैसा सुंदर को देकर बोला, लो हो न गया, 4 पैसे में 4 ही चीज मिलेगी कि ज्यादा। फिर साहब अपना सब पैसा एक हाथ में लेकर एक एक चीज के नाम से दूसरे हाथ पर रखता गया और बोला, देखो मैं तो सब चीज ले सकूंगा ना। तब एक मिनट। हाँ, तब बिचारी सुंदर देवी बड़े भोलेपन से भैया के मुंह की तरफ ताकती हुई बोली, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी न दोगे भैया, ऐसे करके बोली। ठीक है, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी न दोगे भैया। सुंदर की इस बात पर बेचारा साहब को लज्जित होना पड़ा। वो तो उसको नीचे दिखा रहा था, अब ये थोड़ा इमोशनल होकर बोल दी बहन। ठीक है, मेला देख कर निज इच्छा के अनुसार चीजें लेकर दोनों भाई बहन पिता के संग घर लौट आए। तो मेला गए, मेला से लौट आए। अब आगे देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया ना। आगे देखिए क्या है। एक दिन साहब के बड़े भाई श्री राम दिए के उजाले में बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। देखिए उस समय था ना, तो उस समय लाइट ये सब का सुविधा नहीं था। ठीक है, तो हम लोग लमटेन ये सब होता है ना, ये फिर दिया होता है, उसी को लेके हम लोग यूज करते थे। तो उसी में क्या था, श्री राम जो उसका बड़ा भाई था वो बैठकर किताबें पढ़ रहा था। तो शाम का टाइम था। एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई श्री राम दिए के उजाले में बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। सुंदर बोला, बड़े भैया देखो साहब भैया की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारी किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है। इतने में साहब बोल बैठा, अजी तुम तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं मैं आज जो खिलौने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूं सो तुमने देखी नहीं। यह कर साहब चट से उस रेलगाड़ी को लेकर बड़े भाई और छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगा। सुंदर ने भी 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था, वो अभी चट से उस खिलौने को लेके आई। सुंदर के इस काम पर साहब हंसकर बोला, 1 पैसे की मिट्टी का खिलौना लेकर चलिए दिखाने। देखो मेरी गाड़ी में चाबी लगा देने से कैसी दौड़ती है। सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भैया की तरफ देखने लगी। फिर आगे देखिए। तब श्री राम हंसकर बोला, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है। साहब तो पूरा बेवकूफ है, नाहक 5 आना पैसा दूसरे देश के कारीगर को देकर आ गए। इतना आप समझे। साहब ने कुछ रूखेपन से जवाब दिया, दूसरा देश कैसा, मैं तो रामधुनी बिसाती से ये गाड़ी मोल लाया हूं। यानी क्या बोले, ये रामधुनी बिसाती से क्या किया है, गाड़ी मोल लाया। यानी रामधुनी बिसाती उसका क्या पड़ोस का ही कोई है।
श्री राम, हाँ मोला तो तुमने रामदिनी से ली सही, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। तो रेलगाड़ी कौन बनाया है? जर्मनी के कारीगरों ने। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके वहां गया कि नहीं? वे लोग तो हर तरह से मोटे ताजे हैं, और बेचारे यहाँ के कुम्हार और कारीगर है, उन्हें दिन भर नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वे लोग यदि 5 आने पैसा पावे तो उनको पेट भर खाने को मिल जाए। खैर सुनो साहब, इस समय हम तुम्हें कुछ ना कहते और ना तुम्हें रंज करते, यानी ना तुम्हारा मजाक बनाते, किंतु परमेश्वर का यानी ईश्वर का यही नियम है, जो दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है ना, वह पहले आप ही नीचा दिखता है। सुने ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खनता है वो पहले खुद ही गिरता है। यही बात हुआ। ना तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते और ना आप देखते। तुम चाल चलन में पढ़ने लिखने में अच्छी हो पर बड़े अभिमानी हो। तुम चाल चलन में पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे हो पर बड़े अभिमानी हो गए। शायद यह दोष तुम्हारा नाम से उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा, अब से तुम अपने असली नाम हरिराम कहकर पुकारे जाओगे। अब देखिए, तो अब साहब का असली नाम क्या होता है? हरिराम। अब इस खिलौने के बारे में 2-4 बात और सुन लो। यह तो तुमने जान लिया कि इसे बनाया किसने है। अब जरा सोच कर देखो, इसे खरीदने से हमारे देश को हानि और दूसरे देश को लाभ पहुंचता है या नहीं? आज तुम इसे मोल लिया यानी खरीद लिया, 2 दिन के पीछे तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे। हम लोग भी तो यही किए, तोड़ फोड़ कर क्या किए? खिलौना सबको फेंक देते हैं। परंतु ऐसे ऐसे तुच्छ खिलौने के लिए कई लाख रुपए हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते हैं। इस तरह सुई, डोरा, कंघी, दिया सलाई इत्यादि छोटी मोटी चीजों के लिए भी कितने रुपए दूर वाले देश को दे देते हैं। उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है। क्या हो जाती है? छाती दहल जाती है। और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पे हम क्या कर रहे हैं? चावल, गेहूं आदि गल्ले को बेच दे रहे हैं। यानी ब्रिटिशर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? चावल, गेहूं ये सब हम लोग थोड़े बहुत ही कम दाम में दे रहे हैं। तो हम लोग क्या बेच देते हैं? चावल और गेहूं। इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है। हम सब अपनी करनी से दिन, गरीब से गरीब और अधम से अधम हो रहे हैं, पर तब भी हमें चेत नहीं होता। करनी तो हमारा ही ना है। हम ही ना दूसरे देश के कारीगर के सामान को खरीद रहे हैं, चाइनीज माल खरीद रहे हैं, जो भी किन रहे हैं, अपना देश का यूज नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल है। तो यहाँ पे वही समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आगे देखिए, हाँ, हम लोगों में यह एक भारी दोष है। जितना कहते हैं ना उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। ये रियलिटी है, समझे बचवा सब। बोलेंगे हम आज ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन इसका आप 1% भी नहीं करते हैं। करना है लेकिन, समझे, क्योंकि आपको पढ़ना है और रिजल्ट अच्छा करना है। और अब कहानी को समझना है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए फिर से यहाँ पे कहानी पे, ठीक है। हम लोगों में यह भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। और यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु देखिए क्या है, हाँ, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत ही कम मनुष्य बचे हुए। जैसे कहते हैं ना कोई, ये भाई देख रहा है इसका हालत कितना खराब है, ये नहीं कि उसको जाके थोड़ा मदद कर दे। अफसोस ठीक है जाहिर करेगा, लेकिन कोई मदद नहीं करेगा। आप लोग ऐसा मत करिए, कहीं पे आपको लगे तो कर दीजिएगा, फिर सबों को मत करिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, हाँ, समझ के। आज तुम लड़के हो, कल तुम युवा पुरुष हो जाओगी। यदि चाहोगे तो अपने हाथ से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकोगी। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय, विचार और सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है ना, बड़े होने पर वह उसी के अनुसार व्यवहार करता है। ये चीज याद रखिएगा। बचपन में अगर आप याद करिए, बचपन में आपको अगर कोई बात सिखाया होगा ना, वो आज भी आपको याद होगा। तो यही रियलिटी है। तो ये देखिए, 11 साल का बच्चा है साहब, तो इसको उसका बड़ा भाई ये सब टिप्स दिया है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, समझे। और ये चीज याद रखिएगा, आज हम लोग भी क्या है, लड़के हैं, कल हम ही क्या हो जाएंगे, युवा पुरुष हो जाएंगे। केवल लड़के तो यहाँ पे लड़के नहीं, लड़कियां भी आएगी, ठीक है। तो आज हम लड़के और लड़कियां हैं, हम ही कल क्या हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे। यदि हम लोग चाहेंगे ना तो हम लोग चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे तो अपने हाथ से इस गिरे हुए देश, हमारा देश अभी ऊपर है लेकिन हमारा कंडीशन थोड़ा खराब है अभी भी। गांव ये सब की स्थिति बहुत ही दयनीय है, ठीक है, उतना आगे नहीं है। आप सबको पता है, मैं उतना नहीं बोलूंगा, आप सभी सब जानते ही है, ठीक है। आप सभी अपने आसपास देख ही रहे क्या है, नहीं है, गांव या शहर, सब चीज आप देख ही रहे, समझ ही रहे, ठीक है।
तो गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकेंगे। तुमको चाहिए कि अपने देश यानी हमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो और सीखें। ये लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर वह उसी के अनुसार व्यवहार करता है। यदि तुम अभी से देसी चीजों को काम में लगाओगे, अब ये श्री राम बोल रहा है, किसी साहब को ही बोल रहा है, यदि तुम अभी से देसी चीजों को काम में लगाओगे तो मैं स्वदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज तुम्हें इनाम में दूंगा। इतना इसको भाई को बोलता है। फिर इसके बाद देखिए ये जो बात हुआ ऊपर, अभी हम लोग जितना पढ़े तो ये क्या हुआ देखिए। हाँ, एक मिनट। ऊपर लिखी हुई बातों को आज 20 वर्ष हो गए। कितना हो गया? 20 वर्ष। यानी साहब अब कितना साल का हो गया होगा? 31 साल का हो गया होगा। तो अब बाबू हरिराम वर्मा BL शहर के नामी वकीलों में से एक है। हरिराम वर्मा मतलब कौन? साहब। क्या बने है वो बच्चा? वकील बना है। कौन से शहर का? BL शहर का। ये भी याद रखे, BL शहर के नामी वकीलों में से एक है। यद्यपि शहर में कई एक अच्छे अच्छे पुराने वकील है, किंतु देश की भलाई के सब कामों में अगुआ होने हेतु हरिराम सबसे ऊपर, यानी साहब क्या है? सबसे ऊपर है। और हरिराम ने निजी वय से मातृ भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खोली, यानी एक बड़ा सा दुकान खोला। उसका नाम क्या रखा? मातृ भंडार। समझ रहे हैं ना? जिसमें हर मनुष्य के काम लायक सभी स्वदेशी बनी चीजें मिलती। स्वदेशी बने मतलब अपने देश के अंदर जो सामान बन रहा है उसी को मिला जाता था। बाहर का सामान नोट अलाउड। बाबू श्री राम अपने छोटे भाई का इस भांति स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी होते हैं। तो ये 20 वर्ष बीतने के बाद ये बात हुआ है। तो आप इतना समझ में आए ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है वह उसी के अनुसार व्यवहार करता है। याद रखें, पढ़ाई करने के साथ साथ ना आपको एक अच्छा नागरिक भी बनना है, एक अच्छा व्यक्ति भी बनना है। ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए। यहाँ पे अब क्या है, ये फिर से वहीं पे आ जाइए, फिर से स्टोरी में आ जाइए। फिर से आप 11 साल वाला में आ जाइए। देखिए सुंदर देवी का उम्र कितना होता है? 6 साल। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? सुंदर देवी 11 वर्ष की अवस्था में, जब सुंदर 11 साल की हो जाती है तभी उन्हें उन्हें एक जमींदार की सुंदर देवी 11 वर्ष की अवस्था में एक जमींदार की पुतोह हो गई। यानी जमींदार का एक लड़का होता है, उसी से क्या होता है? उनका शादी करवा दिया जाता है 11 साल में। और पहले याद रखें, पहले बाल विवाह ये सब चलता था, ठीक है। और आप तो अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी से भी पूछेंगे तो शायद उनका भी बाल विवाह ही हुआ। 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल में शादी हो जाता था। हाँ, और उसके पति भी एक देश हितैषी सज्जन है। यानी देश हितैषी सज्जन मतलब देश के हितों के बारे में सोचते थे। अब सुंदर देवी अपने घर की मालकिन हुई और अपने पति के सद्गुणों और अच्छे कामों की सहकारिणी बनी। और एक तो आपको इतना समझ में आया ना अच्छे से, जितना भी बताया तो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। नॉर्मल क्वेश्चन आता है आपका कि साहब का असली नाम क्या था? हरिराम वर्मा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके आऊंगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।